आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पोर्शन चैप्टर 6 का। इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस और मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इसका मतलब ही हुआ कि जो आपकी खेती बाड़ी में जो प्रोडक्शन होता है उसका सेलिंग कैसे की जाए, उसको मार्केट कैसे किया जाए, मार्केट में उसको बेचा कैसे जाए। तो इसमें क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस, इसमें सारे वो कार्य सम्मिलित होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं वो सारे काम जिनसे जो कहां से शुरू होते हैं? हार्वेस्टिंग से, जब खेतों की कटाई होती है, ठीक है, खेतों की कटाई होती है, उनमें से अनाज निकाला जाता है, उसके बाद से उनकी सेल तक, बाजार में बेचने तक जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, फार्म प्रोड्यूस की, फार्म प्रोड्यूस यानी फार्मर्स जो अपना प्रोडक्शन करते हैं, यानी फूड ग्रेन्स जो उगाते हैं, जो सीरियल्स उगाते हैं, जो पल्सेस उगाते हैं, जो ऑयल सीड्स, जितनी भी आपकी खेती बाड़ी की जो प्रोड्यूस है उसको। गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, इसमें क्या क्या आते हैं? गैदरिंग प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, खेतों की कटाई करने के बाद जो ग्रेन्स जो होती है उन सबको इकट्ठा करना। प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, ठीक है, लिंक दैट इज सेपरेटिंग द स्ट्रॉ फ्रॉम द ग्रेन्स। अब इसमें क्या होता है? ये जो ग्रेन्स होती है वो स्ट्रॉ के साथ होती हैं। आपने देखा होगा जब गेहूं खेतों में लगाया जाता है तो उसके नीचे स्ट्रॉ होता है, पुआल होता है, जो उसके नीचे स्टेम होती है, उसको काटा जाता है, ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, उसका जो भूसा है अलग कर दिया जाता है, ग्रेन्स को अलग कर दिया जाता है। देन ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, उस क्वालिटी जो अलग अलग जो अनाज होते हैं भाई अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, अलग अलग तरह के गेहूं होते हैं। एमपी में अलग तरह का गेहूं होता है, लेकिन कुछ गेहूं बारिश में से भीग गए या फिर बीज आपका अच्छा नहीं है, उसका जो जिसका बीज अच्छा नहीं होगा उसका अनाज अच्छा नहीं उत्पन्न होता, पैदा नहीं होती, तो जो अनाज है लोअर कैटेगरी का, लोअर ग्रेड का, उसको अलग कर दिया जाता है, और हायर ग्रेड का यानी वो बहुत अच्छा अनाज है उसको अलग कर दिया जाता है, उनकी ग्रेडिंग की जाती है उनकी क्वालिटी के हिसाब से। देन पैकेजिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू बायर्स प्रेफरेंसेस, और फिर उस जो प्रोड्यूस है, जो फार्म प्रोड्यूस है, उसको पैकेजिंग की जाती है बायर्स जिससे उसे खरीदना चाहते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जो फार्म प्रोड्यूस से भेजी जाएगी। स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल, और फिर उस प्रोड्यूस को स्टोर करा जाता है स्टोर हाउसेस में, वेयर हाउसेस में, जो राज मंडियों के पास वेयर हाउसेस होते हैं, गोदाम होते हैं, उन सब में उसको स्टोर किया जाता है, वहां पे उनका सेव करके रखा जाता है। सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइस इज ल्यूक्रेटिव, और फिर जब दाम अच्छे मिल जाए तो उसको प्रोड्यूस को सेल किया जाता है। इस सबको एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत लाते हैं। मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम, अब इस मार्केटिंग को और बेहतर बनाने के लिए, किसानों को ज्यादा फायदा मिल सके, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। वो क्या है? रेगुलेटेड मार्केट्स, देयर इज अ मार्केटिंग कमिटी टू रेगुलेट परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? रेगुलेटेड मार्केट्स बना दिए हैं। पहले क्या था? बिचौलिए सारा का सारा मुनाफा खा जाते थे, ज्यादा सारा जो प्रॉफिट होता था किसान को कुछ नहीं मिलता था। अब वो क्या कहते थे किसान को कि भाई हम आपका अनाज बिकवा देंगे, किसान को तो 2 रुपया देते थे और उस चीज को 10 रुपए में बेच देते थे, तो उनको बहुत ज्यादा जो प्रॉफिट होता था वो सारा का सारा मीडिएटर्स को मिल जाता था। गवर्नमेंट ने क्या किया है? रेगुलेटेड मार्केट्स बना दिए हैं, उसमें किसानों को ज्यादा मुनाफा होता है, वो अपनी प्रोड्यूस को अच्छे दामों में बेच पाते हैं। फिर क्या है? प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि मंडी बनाना, अनाज की मंडी बना दी, वहां पे शेड्स लगा दिए जहां पे किसान अपना अनाज बेच सकते हैं। स्टोरेज की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा शुरू कर दी गवर्नमेंट ने, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, और अनाज को डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट सिटीज में ले जाने के लिए भी किसानों को हेल्प दी जाती है जो गवर्नमेंट ने की है। देन कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज, ये जो सोसाइटीज हैं ये फार्मर्स को हेल्प करती हैं। फार्मर्स क्या इनके मेंबर बन जाते हैं, मेंबर बनने के बाद वो बार्गेनिंग कर सकते हैं। अब आप मेंबर हैं अगर, तो जाकर किसी बड़ी सी कंपनी में, जैसे आटा मिल है आपकी या बहुत बड़ी कंपनी है जो जैसे सपोज नूडल्स बनाती है, मैगी व्हीट फ्लोर लेती है, और व्हीट फ्लोर बेचने के लिए अगर आप किसान हैं और आप किसी बड़ी क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर हैं, तो आप क्या करेंगे? वहां पे जाएंगे, अपने गेहूं को अच्छे दामों पे, अगर आपका गेहूं बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे दामों पे बेच सकते हैं, जबकि आप नॉर्मल मंडी में बेचेंगे तो उसके कम दाम मिलेंगे। तो इस क्रेडिट सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, ये किसानों को बहुत हेल्प करती हैं। देन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आता है? सबसे पहले
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम कहते हैं एमएसपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या काम होता है? देखिए, सबसे पहली बात, जब किसान कोई खेती करता है तो उसकी खेती बर्बाद हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बल्क में हो जाए, सुपर बम्पर क्रॉप हो जाए, जहां पे बहुत सारे किसानों ने, अगर सोचिए प्याज बो डाली, सबने प्याज लगा ली अपने खेतों में। अब प्याज इतनी ज्यादा हो गई, कुछ सालों पहले आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा प्याज प्रोडक्शन हो गया, प्याज का, अनियन का, और वो बाजार में सेल होना मुश्किल हो गया और उसके दाम बहुत ज्यादा नीचे गिर गए। तो उससे में क्या है, किसान को लॉस होता है। इस स्थिति से बचने के लिए, जब बम्पर क्रॉप हो जाए कभी, या कभी क्रॉप फेलियर हो जाए, तो उस समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट उन्हें दे देती है, ताकि उनका जो है किसानों का नुकसान ना हो। इट इज एश्योरेंस टू द फार्मर्स दैट देयर प्रोड्यूस वुड बी परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट एट द स्पेसिफाइड प्राइस which assures them of some minimum income in times of surplus harvest and price declines। जब दाम बहुत गिर जाए, सरप्लस हार्वेस्ट बहुत ज्यादा बम्पर खेती हो जाए, क्रॉप कम अच्छे स्तर का नहीं हुआ है, तब भी गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करती है। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो बफर स्टॉक रखती है, यानी कि किसी टाइम पे अगर क्रॉप फेलियर हो जाए तो देश में अनाज रहे, लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, और हमें बाहर के देशों से अनाज जो है अपना मंगाना ना पड़े। इसके लिए हमारी एफसीआई बफर स्टॉक रखती है, अपने पास बहुत सारा भंडार रखती है, अपने पास वेयर हाउसेस में बहुत सारा स्टॉक होता है। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, अ रे ऑफ होप। अब देखिए, जो रेगुलेटेड मार्केट्स है, गवर्नमेंट की मंडीज है, वो तो है ही, लेकिन इससे क्या होता है, उनको उसमें भी कई बार तकलीफ हो जाती है। इसके अलावा किसान अपने इनिशिएटिव से, और बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने अपने इनिशिएटिव से ऐसी मंडियां शुरू की हैं जहां पे किसान मेंबर्स हैं और अच्छे मुनाफे में अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। वो क्या है? These offer advance payments to the farmers to supply farm produce and reduce price risk for farmers। ये क्या करती हैं, एडवांस में ही पेमेंट दे देती हैं फार्मर्स को, ताकि उनकी जो रिस्क है, प्राइस की रिस्क है, वो कम हो जाती है फार्मर्स को, मतलब हेल्प करती है। इसमें क्या है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनमें क्या शुरू की गई है, अपनी मंडी, बिग बाजार। ये जो इनिशिएटिव्स हैं, 2 इनिशिएटिव्स हैं यहाँ के पंजाब हरियाणा में। यहाँ पे किसान अपना फार्म प्रोड्यूस बेच सकते हैं, अपने जो अनाज है, जो तिलहन है, वो सबको बेच सकते हैं। तिलहन यानी ऑयल सीड्स, जिनमें तेल निकाला जाता है। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन पुणे, हदासपुर मंडी, ये हदसपुर मंडी वहां पे शुरू किया गया है पुणे में, महाराष्ट्र में। द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में क्या है, रैथू बाजार, यहाँ पे रैथू बाजार से। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु में उज्वार संडीज, इनको शुरू किया गया है। और ये ऑल्टरनेटिव चैनल से अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए, यहाँ पे किसान अपने जो माल है उसे बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देन शॉर्टकमिंग्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्या कमियां हैं इसकी? लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, जो अभी भी हमारी मार्केटिंग है वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है कि सारे किसान इसका फायदा उठा सके, इससे बेनिफिट ले सकें। इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, अभी भी वहाँ आवागमन की सुविधाएं नहीं है, गाड़ियां ढंग से नहीं चलती हैं, रेलगाड़ी हर जगह नहीं पहुंचती है, और किसानों को बहुत ज्यादा अपने माल को में, बहुत बुग्गियों में, छोटे छोटे ठेलों में या बैलगाड़ियों में ढोके लाना पड़ता है, और उनके अनाज का बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। फोर्सेस, कई बार जो होता है कहीं से उधार ले लेते हैं लोग और उनको जबरदस्ती अपना अनाज बेचना पड़ता है, या फिर इतना ज्यादा अनाज उत्पन्न हो जाता है कि वो बेचारे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, इसलिए कहीं भी अपना अनाज को एक साथ बेच देते, भैया कुछ तो पैसा मिल जाए। न्यूमरस मार्केट चेंजेस, बहुत सारे मार्केट चेंजेस हुए हैं जो किसान के समझ में कई बार नहीं आते, और बेचारा जो छोटा किसान है ठगा सा महसूस करता है और बहुत ज्यादा उसको लॉसेस होते हैं। देखिए, जितने भी प्रोविजंस बना लीजिए, जब तक हम निचले स्तर तक जाके किसानों की हेल्प नहीं करने वाले, ये प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। तो आज भी हमारे देश का किसान पिछड़ा हुआ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, इतना डेवलप नहीं है कि वो अपना बहुत ज्यादा भला सोच सके और उसके ऊपर काम कर सके। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, अब देखिए कई बार मंडी तक आने के लिए भी उसके पास किराया नहीं होता है, तो वहीं किसी को बेच डाल देता है वो अपना अनाज, तो क्रेडिट फैसिलिटीज उसके पास कम है, विकास नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, गांव में कोई स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होती हैं, उसके पास अनाज की एक आध टंकी होती है जहां वो स्टोरेज कर सकता है, और कई बार वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज इतनी दूर होती हैं किसानों से शहरों में कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, कहीं भी अपने अनाज को बेचकर चला जाता है और बहुत कम दामों में बेच देता है बेचारा पूरे साल की मेहनत अपनी। देन प्रेजेंस ऑफ मिडिलमैन, आज भी हमारे यहाँ मिडिलमैन हैं, यानी कि अगर मैं किसान हूँ, मैंने गांव में अपना प्रोडक्शन किया, बहुत अच्छा अनाज पैदा हुआ है, लेकिन मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं शहर जाकर अपना अनाज किसी मंडी में बेच सकूं। अब मिडिलमैन के बिचौलिया जो होता है वो क्या कहेगा, भाई मैं आपका अनाज बिकवा दूंगा, मुझे इतना कमीशन दे देना,
वो आपका अनाज ले जाकर हो सकता है आपको तो दे वो 3 रुपया पर केजी गेहूं के, और उसका खुद वो 6 रुपए पर केजी में बेच दे, तो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। आप अपना जितना मुनाफा, जितना प्रॉफिट आप ले सकते थे किसान होने के नाते, वो आप नहीं ले पाते, और सारा जो मुनाफा है, जो सारी मलाई है, वो मिडिल मैन खा जाता है आपकी। देन लैक ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स। आज भी जो वेट्स एंड मेजर्स यूज किए जाते हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है, जद्दोजहद की है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कच्चे जो वेट हैं, जैसे आपका बाट नहीं है, बाट कहते हैं जो वेट्स होते हैं उन्हें 5 किलो का बाट कहते हैं, 10 किलो का बाट कहते हैं, या 50 किलो का कहते हैं। लेकिन आज भी ऐसे जो आयरन के जो वेट्स है, स्टैंडर्ड वेट्स है, वो नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, पत्थर रख कर ही तोल दिया, ईंट रखकर तोल दिया बहुत सारी, अब उसमें पता ही नहीं चलता कि वेट कितना हो सकता है। उसने आपसे 50 किलो अनाज ले लिया या 100 किलो अनाज ले लिया, और आपको पैसे सिर्फ आपको 70 किलो के दिए उसने। तो वहां भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वेट्स और मेजर्स में। किसान वहां भी बहुत ज्यादा उनके साथ लूट हो जाती है, वो लुटे जाते हैं। इनएडिक्वेट मार्केट इंफॉर्मेशन, और बेचारे किसान को तो मार्केट की इंफॉर्मेशन ही नहीं होती कि भाई एमएसपी जैसे मार्केट सपोर्ट प्राइस भी कोई चीज है, या कहीं से उसे उधार भी मिल सकता है, या वेट ऐसा उसके साथ जो घपलाबाजी हो गई है, उसका अनाज ज्यादा था उसको कम के पैसे मिल गए, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज भी मार्केट की इंफॉर्मेशन किसान को नहीं होती है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब डाइवर्सिफिकेशन में क्या आता है, पहला डाइवर्सिफिकेशन वो है क्रॉप प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स rather than specified crop to reduce market risk due to price fluctuations and failure of monsoon। देखिए, हर खेती को बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, कुछ जो अनाज है वो आपके कम पानी में भी पैदा हो सकती है उनकी, या फिर कुछ ऐसे अनाज है जहां ज्यादा पानी आता हो वहां के लिए होते हैं। तो किसान को ये पता जाता है कि कौन सी सॉइल में कौन सा अनाज बोया जाए, या फिर उसे सिर्फ एक तरह की खेती नहीं करनी चाहिए, ताकि अगर कोई जो आपकी प्राकृतिक आपदा आ जाए, नेचुरल जो क्राइसिस आ जाए, कोई कैलामिटी आ जाए, या कोई बारिश ना हो, कभी कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी वजह से उसके सारे खेत बर्बाद ना हो, सारी फसलें बर्बाद एक साथ ना हो जाए। तो अलग अलग तरह के, अलग अलग खेतों में अलग अलग तरह के अनाज बोने की सलाह दी जाती है। इसको कहते हैं डाइवर्सिफाइड क्रॉप पैटर्न प्रोडक्शन, यानी कि अलग अलग अनाज को पैदा करना। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। अब प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, अब इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन में डाइवर्सिटी अलग अलग तरह के लगाना। अब जो एक्टिविटीज हैं, आपके किसान क्या क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं, या कहीं कहीं बोझा ढोते हैं, या खेतों को काटते हैं, या फिर पानी देते हैं खेतों में, या मजदूरी करते हैं। नॉर्मली ये काम होते हैं, ये छोटे मोटे आपके ठेले लगा लिए, कुछ छोटा बड़ा सामान बेच लिया, तो यही एम्प्लॉयमेंट के साधन है। लेकिन अब अगर हमें गांव का विकास करना है तो हमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के जो नए नए आयाम हैं, नए नए जो तरीके हैं, वो हम वहां पे अपनाने पड़ेंगे। दिस इंक्लूड शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर प्रोडक्शन एज सूटेड बाय एनवायरनमेंट एंड सॉइल टाइप टू इंक्रीज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब क्रॉप जो पैटर्न है, क्रॉप नए नए लगा लिए, अलग तरह की अलाइड एक्टिविटी शुरू कर ली, ताकि वहां पे किसान की जो इनकम है, जो उसका पैसा जो मिल रहा है, उसे आय उसकी बढ़ सके और उसका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो सके। जैसे कि आपका मछली पालन हो गया, आपके खेती में फूल लगा लिए, सब्जियां नई नई तरह की उगा ली, और बहुत सारी ऐसी खेती कर ली जिससे उसका जो पैदावार है बढ़ सके किसानों की, और उनको ज्यादा मुनाफा हो सके। इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नए नए जो चैलेंजेस है वो कौन से हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, वो हमने देख लिया। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट, ये चैलेंजेस है नए आपके। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट, अब इसमें क्या क्या आते हैं आपका, हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल हस्बेंड्री और लाइवस्टॉक फार्मिंग, इसमें क्या होता है, जो आपके जानवर हैं, मवेशी हैं, जो दूध देने वाले मिल्क कैटल्स वगैरह हैं, या फिर पोल्ट्री कैटल, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, और मतलब इनका बर्थ रेट बढ़ा दिया जाता है, ताकि हमें बहुत सारा तादाद में ये मिल सके, और हमारा जो किसान है उसको हेल्प मिल सके, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सके। इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। पर देखिए, कैटल फार्म्स में, आपके पोल्ट्री फार्म्स में बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, ऊन का प्रोडक्शन बढ़ता है, वूल जो हम स्वेटर बुनते हैं, गोट्स आपके बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, या फिर गोट्स आपके और भी बहुत सारे काम आती हैं। ड्यू टू ऑपरेशन फ्लड, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हैज इंक्रीज्ड। ऑपरेशन फ्लड ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड में क्या हुआ, दूध की बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया,
इसकी वजह से। इन एडिशन प्रोडक्शन ऑफ मीट, एग्स, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स हैज इंक्रीज। और इसी वजह से देखिए दूध कौन देता है? कैटल देती है नॉर्मली, जो मिल्क कैटल्स हैं। इसके साथ साथ और क्या हुआ? मीट का प्रोडक्शन बढ़ गया, एग्स का प्रोडक्शन बढ़ गया, वूल जो है शीप आपकी ऊन देती है, भेड़ें जो होती हैं, उसकी वजह से सारा का सारा आपका प्रोडक्शन बढ़ गया इन चीजों का। प्रॉब्लम्स, लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लोअर लेवल ऑफ नो हाउ। किसान ये सारे कार्य कर रहे हैं, उनका काम भी चल रहा है, लेकिन उनको इनकम इतनी ज्यादा नहीं मिल रही। क्यों? उनके पास नॉलेज नहीं है, वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है बहुत ज्यादा, और कोई बताने वाला नहीं है कि भाई ये कार्य करने से आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे नो हाउ कम है, नॉलेज कम है उनके पास, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कम है और उनको इसका मुनाफा पूरा नहीं मिल पा रहा, मतलब बढ़ सकता है और ज्यादा विकास हो सकता है। डेफिशिएंट वेटरनरी केयर। अब जो कैटल फार्मिंग है या एनिमल हस्बेंड्री है, जो उनके जो डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ पे मवेशियों की देखभाल करने वाले कैटल की, वो लोग कम है, ऐसे हॉस्पिटल्स कम है, डॉक्टर्स कम है, उनके पास सुविधाएं नहीं, तो बहुत ज्यादा उन्हें लॉस होता है। कई बार उनकी जो कैटल है वो मर जाती है, पोल्ट्री में, चिकन में जो होता है, जो मुर्गी होती है, उन बीमारियां फैल जाती हैं, ये शीप या गोट भी उनकी मर जाती है, उन्हें बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो वेटरनरी केयर, जो जानवरों की देखभाल जो की जाती है, ऐसी केयर वहाँ पे उपलब्ध नहीं है गाँव में, उन्हें लॉसेज होते हैं। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट। अब इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, सॉरी हम उसको ही। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। फिशरीज यानी कि जो आपकी मत्स्य पालन जिसे कहते हैं, मछली पालन कहाँ कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु हैव लार्ज स्केल फिशरीज। इनमें बहुत सारे आपके पॉन्ड्स हैं या रिवर्स में या स्ट्रीम्स में यहाँ फिशरीज हैं, बहुत सारे फिशिंग फार्म्स हैं। इट इज डन ऑन इनलैंड सोर्सेज इन रिवर्स। इनलैंड सोर्सेज कौन होते हैं? जो जमीन पर हैं। जमीन में कौन कौन सी नदियां होती हैं, लेक्स होती हैं, जो झीलें हैं, आपके पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, स्ट्रीम्स हैं, जो आपके स्ट्रीम से छोटी छोटी। इन मरीन सोर्सेज, और मरीन सोर्सेज कौन से? जो समुद्री वाले हैं, वो समुद्र है, और जो ओशन से महासागर है बहुत बड़े आपके, उनमें जो आपकी फिशरीज होती हैं, ठीक है। However, fishing community is one of the most backward communities of India. ये सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई आपकी कम्युनिटीज हैं, जो फिशिंग कम्युनिटीज हैं। क्यों? ड्यू टू लो लिटरेसी। ये पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा कम हैं, इनके पास फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, ताकि और अच्छे अपनी फिशिंग का जो फिशिंग कल्चर है वो बढ़ा सकें, प्रोडक्शन बढ़ा सकें। लो टेक्निकल नो हाउ, इनके पास भी टेक्निकल नो हाउ बहुत ज्यादा कम है। आज भी बहुत पुराने नेट्स जो जाल होते हैं उनके हिसाब से करते हैं। ओवर फिशिंग, और बहुत ज्यादा, अब ये लोग पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं, तो और कोई काम नहीं जानते थे, क्या करते हैं उसी एरिया में बहुत ज्यादा मछलियों को मतलब पकड़ते रहते, तो ओवर फिशिंग हो गई है। समंदर में क्या है, एक इलाका है, वहां पे मछुआरे जाते हैं, ओवर फिशिंग हुई, तो वहां फिशेस जो है कम प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो गया। एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज जो है आपकी, उनका पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसकी वजह से, कि उनको टेक्निक्स नहीं पता कि पानी को कैसे साफ रखा जाए, वहां का कैसे सब सही तरीके से किया जाए। सजेशंस टू रिड्यूस वाइड स्प्रेड इंडेटनेस। अब जो बहुत ज्यादा कर्जे का उनका जो चक्रव्यूह है, उससे कैसे घटा जाए। क्रेडिट टू ब्रेक विशियस साइकिल ऑफ इंडेटेडनेस। अब इसमें जो उनको बहुत ज्यादा जो कर्जे का जो उनका चक्र चला, चक्रव्यूह में जो फंसे हो, उसको ब्रेक करना है पहले तो। माइक्रो फाइनेंसेस थ्रू एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको माइक्रो फाइनेंस से सेविंग्स उनकी बढ़ाई जाए, प्लस उनको लोन दिया जाए। मार्जिनल फिशिंग फैमिलीज, तो मार्जिनल कौन होते हैं? बहुत ज्यादा छोटे फार्मर्स जो बिल्कुल ही मार्जिन पर हैं, मतलब उनके जो 2 टाइम का खाना वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, ऐसे फार्मर्स को, बहुत छोटे फार्मर्स जो बहुत गरीब हैं, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा लोन दिया जाए माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू। देन अपग्रेडेशन ऑफ फिशिंग टेक्नोलॉजी, और फिशिंग टेक्नोलॉजी जो है जिससे वो मछलियां पकड़ते हैं उसकी अपग्रेडेशन किए जाए, यानी कि उसको और अच्छा बनाया जाए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें अगला वाला क्या आता है? हॉर्टिकल्चर। It is the branch of plant agriculture that deals with garden crops, generally fruits, vegetables, and ornamental plants of flowers and creepers, other show plants. अब इसमें क्या आता है आपके हॉर्टिकल्चर, यानी सिंपल शब्दों में बागवानी, जिसमें आप फल लगाते हैं, फूल लगाते हैं तरह तरह के, और बहुत सारे शो प्लांट्स जो आप डेकोरेटिव प्लांट्स है तो वो लगाते हैं। सिंपल शब्दों में ये होता है। इट हैज इमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट मींस ऑफ सस्टेनेबल लिविंग इन रूरल एरियाज बाय इंक्रीजिंग इनकम लेवल्स ऑफ फार्मर्स। और इसकी वजह से जो हॉर्टिकल्चर है, बागवानी है, उसकी वजह से किसानों को फायदा हो रहा है, उनका इनकम लेवल्स बढ़ रहा है। ड्रॉबैक क्या है इसका? द बल्क ऑफ लैंड अंडर पल्सेस कल्टीवेशन हैज बीन टेकन अप फॉर हॉर्टिकल्चर। जिन खेतों पे दालें उगाई जाती हैं उनको हॉर्टिकल्चर के लिया जाता है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसकी वजह से क्या हुआ? दालों का प्रोडक्शन घट गया है, दालें महंगी हो गई हैं, जो नॉर्मल आदमी है उसको दाल खाना
नसीब भी नहीं हो रहा है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और दालें बहुत महंगी हो गई। ठीक है, तनवा, ये कौन सा इनिशिएटिव है? ये प्रोजेक्ट है जो तमिलनाडु में शुरू हुआ, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, इसका फुल फॉर्म है। इट इज अ प्रोजेक्ट लॉन्च इन तमिलनाडु टू ट्रेन वुमेन इन डाइवर्स टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन टू इंक्रीज वुमेन एम्प्लॉयमेंट। जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं तमिलनाडु की, उनके जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया। कैसे शुरू किया गया? कि वो डाइवर्स जो टेक्निक्स है फार्मिंग की उन्हें सीख सकें और खेती बाड़ी में काम कर सकते हैं। इट फंक्शंस लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रमोट कॉटेज एंड हाउसहोल्ड प्रोडक्शन एक्टिविटी बाय यूजिंग देयर ओन पूल ऑफ फंड्स। वो अपना ही पैसा सेव करती हैं, जो विमेन हैं वो ग्रुप में मेंबर्स होती हैं, और जिस लेडी को जरूरत होती है, जिस महिला को जरूरत होती है, वो थोड़ा बहुत लोन लेकर अपना कोई काम शुरू कर लेती है। यानी कि सबको लोन की सुविधा मिल जाती है बिना कहीं बैंक में जाए हुए और कोई इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस लिए हुए या किसी मनी लेंडर के बिना। गोल्डन रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ये क्या क्या है? गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है? इट रेफर्स टू सर्विसेज ऑफ रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनिशिएटिव्स दैट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। बागवानी के लिए जो रिसर्च डेवलपमेंट हुआ उसके इनिशिएटिव्स का प्रसार करना, ये गोल्डन रेवोल्यूशन है। उसके बाद क्या हुआ? इसकी वजह से आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, और उसकी वजह से इनिशिएटिव्स की वजह से क्या हुआ? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हनी, इनका प्रोडक्शन बढ़ा। हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लेड टू गोल्डन रेवोल्यूशन इन हॉर्टिकल्चरल फार्मिंग ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ 1991 टू 2012। इस दौरान इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हनी के प्रोडक्शन में, शहद के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? इट रेफर्स टू अ रिवोल्यूशनरी राइज इन क्रॉप प्रोडक्शन ओइंग टू HYV, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, टेक्नोलॉजी एंड केमिकल इनपुट्स ऑफ फार्मिंग, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। डेफिनेशंस आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिफरेंशिएशन पूछा जाए तब भी आप लिख सकते हैं। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज एन ऑप्शन ऑफ लाइवलीहुड्स इन रूरल एरियाज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर क्या योगदान दे सकता है रूरल एरियाज में, ताकि वहां के किसान हैं या वहां के जो लोग हैं नया रोजगार प्राप्त कर सके। इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। आईटी रेवोल्यूशन इज प्रमोटिंग इंडियन इकोनॉमी एज ए नॉलेज इकोनॉमी। अब आईटी इकोनॉमी क्या कर रही है? इंडियन जो पूरी इकोनॉमी है वो क्या बन रही है? नॉलेज इकोनॉमी बन रही है। यहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। इट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल एज इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ ग्रोथ। अब इसमें क्या है? हम ये आईटी क्या है? बढ़ावा दे रहे हैं ह्यूमन कैपिटल को, जो आपके जो संसाधन है, मानव संसाधन है, उसको इंपॉर्टेंट एसेट मानती है प्रोडक्शन का, और वो ह्यूमन एसेट को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। इट्स नॉलेज इकोनॉमी विल स्प्रेड इन रूरल एरियाज। इसकी जो नॉलेज इकोनॉमी है, जो आपका टेक्निकल नो हाउ है, वो कहाँ जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है। एंड इंक्रीज लाइवलीहुड ऑप्शंस इन रूरल एरियाज एज वेल, और वहां पे रोजगार के नए नए साधन दे रहा है। इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट प्राइसेस। इसकी वजह से वहां के जो लोग हैं प्राइसेस जान पाते हैं कि इस जो प्रोड्यूस है, इस ग्रेन का, इस खेती की प्रोड्यूस का प्राइस कितना होगा, वेदर कैसा होगा, मतलब बारिश होने वाली है, आंधी आने वाली है, क्या प्रॉब्लम होने वाली है, वो सब पता चल जाएगा। या ओले पड़ने वाले हैं, जो आपके हेल स्टॉर्म वगैरह होने वाला है। एंड सॉइल कंडीशन इन रूरल एरियाज, और सॉइल की कैसी कंडीशन है, इसके लिए भी आईटी ने बहुत ज्यादा हेल्प करनी शुरू कर दी है। द जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी is imparting operational training for nearly 10 lakh rural people through info kiosks which have computers, scanners, printers and photocopiers. ये जो आपका जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी है, ये वहां पे कियोस्क लगा रही है, 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, ताकि जो किसान हैं वो वहां कियोस्क लगा सकें, लोगों को ईमेलिंग की सुविधा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स की सुविधा प्रदान कर सकें, और वहां लगाकर जो सर्विसेज प्रदान करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी। जैसे पहले एसटीडी बूथ नहीं लगाए जाते थे, अब कियोस्क बूथ लग रहे हैं, तो गांव में सुविधाएं दे रहे हैं, और उन सुविधाओं को बेचकर जो लगाएगा, भाई देखिए सपोज आपने कियोस्क लगा लिया, वो सारी सुविधाएं आप दे रहे हैं लोगों को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा रहे हैं, ईमेल उनकी करवा रहे हैं, मतलब सोचिए एक साइबर कैफे टाइप आप वहां पे खोल रहे हैं, तो लोग आपको पैसे देंगे, अपना काम करवाएंगे, तो आपकी इनकम तो बढ़ गई ना, इस तरह से वहां पे रोजगार बढ़ेगा। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चर प्रोसेस दैट यूजेस बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्ट कंट्रोल मेथड्स एंड मींस derived from animals and plant waste। देखिए हमारी नॉर्मल फार्मिंग जो एग्रीकल्चर में होती कैसे होती है? केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू, यहाँ पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं, लेकिन इससे क्या सॉइल आपकी कंटामिनेट हो रही है, फर्टिलिटी इसकी घट रही है, जो केमिकल है वो इनडायरेक्टली
हमारे खाने में आ रहे हैं, हम खा के उन्हें बीमार पड़ रहे हैं। इसको हटाने के लिए, खत्म करने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ दोबारा जा रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? गाय का गोबर होता है, आपका प्लांट वेस्ट है, सब्जियां वगैरह जो सड़े हुए पत्ते वगैरह है, उनसे जो खाद बनती है उसको हम यूज करते हैं फार्मिंग में, ठीक है। उसी को हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज करते हैं। तो इस तरह की जो आपका, जैसे आपका वर्मी कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आपकी अर्थ फॉर्म्स जो होती है उनके द्वारा आपका कंपोस्ट बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है। पहले भी देखिए जो आपके जो कीड़े होते हैं, जो आपके वर्म्स होते हैं, वो खेतों में आपको मिल जाएंगे आप जब कहीं जाएंगे। बारिश के मौसम बहुत देखने को मिलते हैं। वही एक नेचुरल तरीका था खेतों में कंपोस्ट बनने का। वो जितने भी पत्ते वगैरह होते थे, सड़ा के उनका खेतों में जो खाद है वो बन जाता था। वो सॉइल के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, सॉइल को डैमेज भी नहीं होने देता, और वो हमारे खाने में भी हमें कोई नुकसान नहीं देता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग animal manures and composts are basic inputs and it does not use chemical inputs। यहाँ R रह गया बच्चों, R लिख लीजिएगा। It is done to manage ecological balance and leads to sustainable development। अब इकोलॉजिकल बैलेंस ये बनाए रखता है। देखिए अगर आपके यहाँ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज नहीं होते, केमिकल बहुत ज्यादा खेतों में नहीं जाएगा, और जो आपके आसपास के जो चिड़िया हैं, जो वर्म्स हैं, अर्थवॉर्म्स वगैरह, वो भी वहां पे जी पाएंगे। एक नेचुरल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस जो प्रकृति का बनेगा, और आपके लिए भी वो बहुत फायदेमंद है। व्हाई ऑर्गेनिक फार्मिंग? क्यों? क्योंकि डिस्कार्ड्स द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स है, इनका यूज नहीं करते हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं? हम नेचुरल चीजों का यूज करते हैं जो रिन्यूएबल है। भाई देखिए, खाद अगर वो अर्थवॉर्म्स बना रहे तो दोबारा बना लेंगे, हमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। एनवायरमेंट फ्रेंडली बहुत ज्यादा होते हैं ये, और एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, हमें भी नुकसान नहीं पहुंचता इन खादों से और ऐसे उगाए हुए अनाज से इनके द्वारा। सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, देन हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड। इसका जो खाना होता है, ऑर्गेनिक फूड जो होता है, वो टेस्टियर होता है, आपकी इनऑर्गेनिक जो तरीके से उगाया जाता है उससे। इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। देखिए हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? रूरल क्रेडिट बहुत ज्यादा पढ़ा, रूरल क्रेडिट जो रूरल डेवलपमेंट पढ़ा। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे पास रूरल एरियाज में क्या है? फाइनेंस की है, क्रेडिट की है। अब उनके पास अगर खाद के लिए पैसे नहीं होते, इंसेक्टिसाइड्स के लिए पैसे नहीं होते, तो वो बेचारे लोन लेते हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक फार्मिंग से आधी दूर हो जाएगी। भाई वो जहाँ पे अपना जो सड़े हुए पत्ते हैं, अपने गाय के गोबर वगैरह से अगर वो खाद बना पाएंगे उस टेक्नोलॉजी को यूज करके। देखिए एक नेचुरल तरीका होता है भाई, गाँव में जो बाहर आपके गोबर डाल दिया जाता है वो सड़ता है अपने आप, लेकिन आप जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे क्या है, वो फास्ट कर देगा, मतलब तेज करके उस प्रोसेस को अच्छी तरीके से आप पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स भी बना सकते हैं नई टेक्नोलॉजी से। वो टेक्नोलॉजी गांव में जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है और किसानों को हेल्प कर रही है। क्यों? उनके पास पैसा नहीं है तो वो अपने हिसाब से अपनी ही चीजों के संसाधनों को यूज करके खाद बना सकते हैं और अपनी खेती को ढंग से कर सकते हैं। इससे क्या है, वो जो आपका कर्जे का जो चक्रव्यूह है उससे वो निकल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर 6। तो दोनों पार्ट हमने पूरे कर लिए हैं इस चैप्टर के, और आगे हम चैप्टर 7 आपके लिए जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो बने रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट से भेजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।